तो चलो अभी आपने रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला देख लिया। अब रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ के फॉर्मूले के बाद जो आपका आएगा वो आएगा क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर, है ना। शायद क्रिटिकल एंगल और टीआईआर के बारे में थोड़ा थोड़ा 10th में सुना होगा, है ना, सुना था ना, क्रिटिकल एंगल और टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कई सारे एग्जाम्पल दिए जाते थे, वो मिराज का बनना, है ना, रेगिस्तान में देखा होगा ना, ऐसा लगता है कुछ डिस्टेंस पे देखते हो तो ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है ना, लोग भटकते रहते हैं। वैसे अब लोगों को सबको पता चल गया तो भटकना बंद कर दिया लोगों ने पहले पता नहीं था ना, मतलब ऐसे ऐसे उनको लगता था कि हाँ पास में एक पेड़ खड़ा है, पेड़ का उल्टा इमेज बनता तो उनको लगता पानी भरा हुआ है, पहले लोग भटक जाते थे। अब हमारे पास जीपीएस है तो हम लोग नहीं भटकते हैं, ठीक है, ओके, मैप है ना, मोबाइल भी है सभी का, चलो छोड़ो। सो कई सारे रीजन होते हैं टीआईआर के, कई जगह पे तुम्हें ऐसे देखने को मिलता है कि टीआईआर और क्रिटिकल एंगल को साथ में ही समझेंगे, दोनों से रिलेट करके, ठीक है। सो पहले टीआईआर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो, मतलब फील ले लो क्यों क्यों पढ़ रहे हो टीआईआर, ठीक है। तो टीआईआर आपने देखा ना, कभी ट्रैवल करते हो, मतलब रोड पे गर्मियों में बाइक वाइक से ट्रैवल करते हो या कार से ट्रैवल करते हो, सामने देखते हो ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है ना, और मतलब ब्लैक रोड होता है ना, जहाँ पे ज्यादा अच्छा रोड होता है ना, बरसात में कई बार रोड धुल जाता है पानी से तो एकदम ब्लैक होता है, तो वहां पे देखने को मिलता है कि आगे पानी भरा हुआ है। एक्चुअल में बरसात होने के बाद, बरसात में तो रोड पे पानी होता ही है, तो वहां पे रियल में पानी नहीं होता है, लेकिन पानी जैसा लगता है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि कोई अगर गाड़ी वहां से निकला है तो उसका उल्टा इमेज दिखता है, एक्चुअल में दिखता है उल्टा इमेज, है ना। तो ये किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो बाद में ऐसे बता देंगे क्यों होता है, रीजन क्या होता है इसमें। हॉट एयर और वार्म एयर की वजह से होता है, वार्म हॉट एक ही बात होगी, मतलब कोल्ड एयर भी रहती है, और वाटर जो रोड होता है वो भी हॉट हो जाता है गर्मियों में, तो उसकी वजह से जो उसके टच में एयर होती है उसका भी टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो बता देंगे लास्ट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, मतलब रे रोड पे ना जाके ऊपर जो लेवल होता है ना उसी से टकरा के आपकी आईज पे आ जाती है, तो आपको वही दिखता है। एक्चुअल में आपको दिखता क्या है, दिखता वही है ना जिस पे रेस पड़ती है। अब सोचो ये चौक है, तो ये चौक हमें दिख रही है, तो दिखने का रीजन क्या है, क्योंकि इस पे रे पड़ रही है। अगर इस पे रे नहीं पड़ती ना तो चौक नहीं दिखती, अगर हाथ पे पड़ती तो सिर्फ हाथ दिखता, समझ रहे हो ना इसका मतलब। तो वही दिखता है जिस पे रे पड़ रही होती है, और रिफ्लेक्ट होकर कहां पर आ रही होती है, हमारे आंख पे आ रही होती है, तो एक्चुअल में वही दिखाई देता है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या टीआईआर, हेडिंग लगा लो, पहले तो हेडिंग लगा लो क्रिटिकल एंगल। टीआईआर से पहले समझ लो क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, टीआईआर से पहले समझना है क्या आपको, क्रिटिकल एंगल। अच्छा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, नेम से ही समझ में आ रहा है, क्रिटिकल मतलब एक ऐसी वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू होनी चाहिए किसकी, इंसिडेंट रे की क्रिटिकल वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा चलो नेम से ही ज्यादा ना समझते हुए डायग्राम देख लो पहले। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि रे डेंसर से किस में आ रही हो, रेयर मीडियम में आ रही हो। तो ऊपर की तरफ हम क्या ले लेते हैं, डेंसर मीडियम, और नीचे की तरफ क्या ले लेते हैं, रेयर मीडियम। ये कंडीशन है, रे कहां से कहां जाए, डेंसर टू रेयर। ये किसके लिए कंडीशन है, क्रिटिकल एंगल के लिए, है ना। रे कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम में ही रे आए तभी पॉसिबल है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब अच्छा ध्यान से देखो, ऊपर का मीडियम कैसा ले लिया आपने, डेंसर ले लिया ना, तो इसको थोड़ा थोड़ा डेंसर जैसा बना देते हैं आपके समझाने के लिए। जैसे इसको बोल भी दिया जाएगा, ये कैसा मीडियम है, ये डेंसर है, आराम से। क्या हुआ, गिर रहा है क्या कोई नहीं, ठीक है। सो ऊपर का मीडियम कैसा है, डेंसर है, नीचे जो नीचे का मीडियम लिया हुआ कैसा, वो लिया हुआ है, रेयर लिया हुआ है। रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में जा रही है। पुरानी बातें हैं, जल्दी समझ आसानी से, ये रे है, ठीक है। आपको क्या लगता है जब रे डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है ना। अब सोचो हम इंसिडेंट रे का वैल्यू बढ़ा दें, क्रिटिकल एंगल का एक्चुअल में डेफिनेशन भी यही होता है, डेफिनेशन पहले समझ लो। इंसिडेंट एंगल का वैल्यू इतना कर दिया जाए कि क्रिटिकल एंगल जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कितना हो जाए, 90 हो जाए। आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस, इंसिडेंट एंगल का वैल्यू इतना कर दिया जाए कि आपका जो रिफ्रैक्टेड एंगल हो ना वो कितना हो जाए, 90 हो जाए, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, इसको आप इधर की तरफ बढ़ाते हो तो ये इधर की तरफ भागता है। अब हम इसको इतना इधर की तरफ बढ़ा दें कि ये ऐसे निकल जाए, इससे टच करते हुए निकल जाए, मतलब कौन, रिफ्रैक्टेड रे से टच करती हुई निकल जाए, ठीक है। तो इस वाले एंगल को हमें बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है, किस वाले एंगल को, इंसिडेंट एंगल को। तो हम कुछ ऐसे दिखाने के लिए भी बता देते कि ये एंगल कुछ ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ये कुछ इस तरह से इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ। तो जो रे आपकी ऐसे दूर जाने वाली थी वो इतनी दूर चली गई कि इसको ग्रेस करती हुई चली गई। मतलब इसने जो एंगल बनाया आई इतना ज्यादा था कि ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। बात समझ में आया आपको।
तो इस रे की क्रिटिकल सिचुएशन होनी चाहिए जब आपका ये वाला एंगल कितना हो जाए, ये वाला मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए। बात समझ में आई ना आपको? तो ये क्या है आपका क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। सो आई इतना हो जाए कि ये कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो इसको टच करती हुई निकल जाएगी रे। इसके लिए फॉर्मूला कहां से आता है, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। इसको हम हमेशा क्या लेते हैं, सेकेंड मीडियम, और इसको हमेशा कैसा मानते हैं, फर्स्ट मीडियम। वैसे एक्चुअल में रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में जा रही है। स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। क्या पढ़ रखा है स्नेल्स लॉ, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर पढ़ा हुआ है ना। सो ये n क्या हो जाएगा, 2n1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। पहला एंगल आई है, दूसरा क्या है, आर है। आपको पता है 2n1 इज इक्वल टू साइन आई, और साइन आर का वैल्यू कितना है, साइन 90 है, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। सो 2n1 इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, साइन आई। क्या 2n1 को कुछ लिख सकते थे, क्या लिख सकते हो, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू साइन आई। अब ये n1 को क्या मानते हैं, 1, तो ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा, n। भाई n1 को 1 मानोगे, n2 को n मानोगे, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। ये 1 अपॉन n हुआ, तो साइन आई। अब आई क्रिटिकल एंगल है ना, इसी को c से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि क्रिटिकल का स्पेलिंग किससे स्टार्ट होता है, c से। तो दैट्स वाई इसको क्या लिख दिया जाएगा, साइन c। सो जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा क्रिटिकल एंगल के लिए, वो क्या निकलेगा, n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन c, कैपिटल C से दिखाते हैं। ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको क्रिटिकल एंगल पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हो, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो क्या पता कर सकते हो, क्रिटिकल एंगल। अच्छा, इसको थोड़ा हम वेलोसिटी के फॉर्मेट में चेंज करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एन का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आपको, क्या पढ़ा था, एन इज इक्वल टू सी अपॉन बी, याद है या भूल गए? तो ये सी अपॉन बी यहाँ पे पुट कर सकते हो ना। तो इसको कुछ ऐसे भी चेंज करके लिखा जा सकता है, सी अपॉन बी, तो इसको लिख सकते हैं वी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन सी। कोई दिक्कत, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये सी है ना, राइटिंग बहुत गंदी रहती है हमारी, हमको पता है, ठीक है। तो v अपॉन सी इज इक्वल टू क्या रहता है, साइन सी। तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये c अपॉन v रहता है वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी में भी चेंज करके लिख सकते हो, वो आपको बाद में बताएंगे जब आएगा, ठीक है। सो ये है क्या, क्रिटिकल एंगल। अभी यहाँ पे बात नहीं खत्म होती है, क्रिटिकल एंगल के साथ साथ क्या पढ़ते चलो, TIR भी समझते चलो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी समझते चलो। अब हम दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसी के जस्ट बाद, छोटा सा डायग्राम रहेगा, दूसरा डायग्राम। ऊपर की तरफ कैसा मीडियम लेना है आपको, डेंसर। ये कैसा मीडियम लेना है, डेंसर। और नीचे का मीडियम कैसा लेना है आपको, रेयर लेना है, ठीक है। ध्यान से देख, ऊपर का डेंसर है, नीचे का रेयर है। तो रे को अब हम क्या करते हैं, और ज्यादा इंसिडेंट एंगल बढ़ा देते हैं। तो और ज्यादा इंसिडेंट एंगल बढ़ाने की वजह से ये रे उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी जिस मीडियम से आई थी। ये मीडियम कैसा था, डेंसर था। ये मीडियम कैसा था, डेंसर था। अब एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, जिस एंगल से क्रिटिकल एंगल बन रहा था उससे भी ज्यादा वैल्यू कर दी। मतलब अगर वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया जाए, इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट जो एंगल है वो क्या होता था, क्रिटिकल एंगल होता था ना। तो आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया गया, तो उस सिचुएशन में ये रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस लौट गई, ठीक है। तो ये पर्सन अगर इस मीडियम का कुछ देखना चाह रहा होगा तो क्या उसको इस मीडियम का कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो उसको तो यहां का दिखेगा। यही तो होता है हमारे साथ। मतलब अगर कुछ नीचे होगा तो वो नहीं दिखेगा, अगर यहां कुछ होगा तो वो दिखेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना। यहां सन है, सोचो ये सन है, यहां से रे आ रही है, यहां कोई पर्सन है, तो सिर्फ यहां का देख पा रहा है, यहां का नहीं देख पाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया। तो रे जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में रे क्या कर गई, वापस लौट गई, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, सॉरी ये इंसिडेंट एंगल था, और ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल नहीं होगा, कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ठीक है। क्योंकि ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये आप पूरा बना सकते हो, लेकिन एंगल इसी के साथ दिखाएंगे हम। नॉर्मल यहाँ पे है ना, इसके साथ दिखाएंगे एंगल, ठीक है। ओके, पूरा तो 180 बनेगा, ये पूरा 180 बनेगा। 180 से आई माइनस कर दो तो यहाँ का एंगल पता चल जाएगा, ठीक। सो ये अब आपका क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्योंकि ये TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। सो ये है आपका क्या, TIR। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नोट डाउन कर लो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बहुत सारे आपको जो एग्जाम्पल्स हैं वो डेली लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर्स देखे आपने कभी, नहीं देखा होगा।
देखो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, बाद में नोट कर लेना, ऐसे समझ लो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं। कई बार ऐसे मेले वेले में जाना ठीक है, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब लाइक ऐसा क्या बताऊँ मैं, कुछ इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे उसको, इस तरह का एक लाइक घर को सजाने के लिए यूज़ करके रखते हैं वो, ठीक है, डेकोरेशन के लिए। यहाँ नीचे बल्ब लगा रहता है, ठीक है, हाँ ऐसा लगता है फाउंटेन जैसा, हाँ तो ये, हाँ बहुत सारे वायर लगे रहते हैं ना, तो उसको हाँ पौधा जैसा, प्लांट जैसा लगता है। तो इसको ऑन करोगे, बल्ब को ऑन करोगे, तो बल्ब को ऑन करने पे क्या लगता है कि ये जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, सारे जलने लगते हैं। एक ही बल्ब से सारे जल रहे होते हैं। ये पतली पतली सी स्लाइड जैसी होती हैं, मतलब वायर जैसे होते हैं, पतले पतले वायर जैसे होते हैं, ठीक है, तो ये सारे जलते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हो क्या रहा होता है, TIR ही हो रहा होता है। कुछ इस तरह से अगर ऑप्टिकल फाइबर है तो लाइट रे ऐसे बाउंस बैक करती हुई चलती है, सो TIR की वजह से ही चलता है वो, ठीक है। सो TIR के कई सारे एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर भी TIR पे बेस्ड है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है।